नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हस्ताक्षर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। सफलता का आधार संसाधन नहीं, संकल्प है। जहां पर संकल्प है वहां ठहराव हो ही नहीं सकता। ये किस्सा लेकर आए हैं हम उन युवाओं के लिए जिन्होंने संकल्प बड़ा तय कर रखा है, लेकिन जहां पर ठहराव आया वहीं पर जाकर रुक गए। हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराते हैं जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 से 10 नहीं, बल्कि पूरी परीक्षाएं पास की हैं। 15 परीक्षाएं उन्होंने पास की हैं और उस मुकाम पर पहुंचे जो उनका संकल्प था। हम आपको रूबरू करा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे नाम से जो न सिर्फ सरकारी पद पर आसीन हैं बल्कि साहित्यकार भी हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुमोदन भी किया है और ये सब किया है उन्होंने संसाधनों के अभाव में। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जीवन एस रजक की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हमने आपकी फिल्म भी देख ली, फिल्म भी बन चुकी है आप पर, और संसाधनों का अभाव कितना था वहाँ से तस्वीर साफ होती है। कहाँ से शुरू करना समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे उन परीक्षाओं के बारे में जो आप एक के बाद एक निकालते रहे। 15 साल में 15 परीक्षाएं पास की, जरा संक्षेप में बताइए। राकेश जी, मैं मूल रूप से रायसेन जिले का रहने वाला हूँ। 12वीं पास करने के बाद मैं विदिशा के कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उस समय प्री मेडिकल परीक्षाओं का बड़ा दौर था, तो मुझे लगा मैं पढ़ने में थोड़ा मुझे रुचि थी, तो मैंने कहा मैं भी MBBS करूँगा, मैं भी PMT की तैयारी करूँगा। उस समय तक मालूम नहीं था। जब 12th पास किया, जब विदिशा पहुँचा तो पता चला कि PMT की परीक्षा होती है, डॉक्टर बनते हैं। मैं तैयारी शुरू किया। एक टीचर के यहाँ गया तो उनने कहा कि यार तुम, या आम बात नहीं है PMT पास करना, तुम गधे हो, तुम कहाँ इसको पास करोगे, तुम अब जो BSc कर रहे हो वही कर लो। तो वो बात मुझे थोड़ी सी हार्ड कर गई। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं कुछ भी हो जाए तो मैं करूँगा। फिर मैंने तैयारी किया। एक बार में वेटनरी में हुआ, दूसरी बार में MBBS में हुआ, BDS में हुआ, तीसरी बार में जाके MBBS में हुआ। मेडिकल में मैंने एडमिशन लिया। तब तक मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया था। फिर मुझे पता चला कि एक PSC की परीक्षा होती है जिससे अधिकारी बन जाते हैं। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। अब उस समय थोड़ा आर्थिक स्थिति मेरे पिताजी की ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा MBBS करूँगा, 5-6 साल लगेंगे, फिर पैसा भी उसमें खर्चा होना है। तो मैंने MBBS छोड़ा बीच में, एक लगभग 7-8 महीने में पढ़ा और मैं तैयारी में लगा। 2003 में फिर जब मैं कुछ जॉब निकले तो मेरी सिलेक्शन हुआ है, कुछ फूड में मेरा सिलेक्शन हुआ और भी कई सिलेक्शंस हुए। उसको फिर ज्वाइन करने के बाद फिर मैं लगातार PSC एग्ज़ाम देता रहा, विभिन्न पदों पर सिलेक्ट होता रहा और ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि फाइनली 2016 में मैं डिप्टी कलेक्टर बना। मैं ये कहूँगा कि भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर और मेरे माता पिता का बड़ा आशीर्वाद है कि मैं आज आपके सामने बैठा हुआ। ज़रा हम उनका जिक्र भी चाहेंगे कि 2003 से 2016 तक कौन कौन सी परीक्षाओं में बैठे और आप निकालते रहे, पास होते रहे। मुझे याद है 2003 में मेरा 4-5 जगह सिलेक्शन हुआ। मैं फूड इंस्पेक्टर बना, मंडी इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ, रेलवे में हुआ, ऑडिटर में हुआ। फिर 2005 में एक्साइज में हुआ, फिर सेल टैक्स इंस्पेक्टर बना। फिर 2008 में मैं रेंजर बना, ACF में हुआ। फिर मैं 2011 में कमर्शियल टैक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर में। फिर 2013 में मैं DYSP बना और 2016 में मैं डिप्टी कलेक्टर बना। और भी कुछ परीक्षाएं मैंने दी थी 2003-4 के आसपास, तो उनमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। फाइनली राज्य प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च पद पे ईश्वर ने मुझे बैठाया। मैं उसके लिए उसका धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का। आपने जो तमाम ये परीक्षाएं आप निकालते गए, जब आपकी पहली नौकरी लगी, क्योंकि हमने वो मूवी देखी है जिसमें आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, कैसे पिता संघर्ष कर रहे हैं, आपने देखा है, तो नहीं लगा चलो ठीक है पर्याप्त है ये, क्यों पैसा लगाया जाए? आप समझिए, जब मैंने MBBS छोड़ना मेरे लिए बड़ा कठिन निर्णय था। जब मैंने MBBS छोड़ा, MBBS छोड़ना, उस समय कुल 325 सीट हुआ करती थी पूरे मध्य प्रदेश में। बहुत टफ था, PMT में सिलेक्शन होना बड़ा टफ हुआ करता था। तो लोगों ने कहा कि ये, मेरे पिताजी से कहा कि तेरा लड़का बिल्कुल अपनी किस्मत को ठोकर मार के आए, जीवन भर पछताएगा, MBBS कौन छोड़ता है उसे। लेकिन मेरे पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, तो जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे घर का एक केबल भी बिक जाएगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ। MBBS छोड़ने के बाद अगर मैं फूड में रुक जाता या उस कहीं रुक जाता तो मैं अपने आप मुझे आत्मसंतोष नहीं होता। मेरे पिताजी की एक इच्छा थी, या तो लड़का मेरा डॉक्टर बने या फिर मेरा लड़का कलेक्टर बने। तो मेरे दिमाग में था, सेट था पूरी तरीके से कि मुझे कहाँ पहुँचना है। मैं चलता रहा, भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहा। मैं आज यहाँ हूँ जहाँ मैं पहुँच सका, मतलब मेरी सर्वोच्च क्षमताओं से मैं आज वहाँ पे हूँ। बड़ा लंबा संघर्ष रहा, 15 साल तक लगातार परीक्षाएं पास करते रहे। 15वीं परीक्षा में जाकर डिप्टी कलेक्टर बने। डिप्टी कलेक्टर तो बन गए, लेकिन जब हम नाम का जिक्र करते हैं डॉक्टर लगता है। डॉक्टर
तो ये पहले कलेक्टर लगा या पहले डॉक्टर लगा? पहले डॉक्टर लगा। एक्चुअली देखिए, संघर्ष मेरा तो जो है ठीक है, मेरा काम पढ़ना, मतलब अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे मेरा कर्तव्य है कि मैं पढूं और मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पढूं। संघर्ष मेरा नहीं, मेरे परिवारजनों का, मेरे माता पिता का, मेरे भाइयों का, उनका संघर्ष मुझसे कहीं ज़्यादा है, जिन्होंने अभाव में रहते हुए मेरी हर आवश्यकता को पूरा किया। जो मैंने कहा वो मेरे पिताजी ने मेरे पूरा किया, आपने फिल्म में देखा भी होगा। तो मुझे एक्चुअली पढ़ने का शौक़ है, मतलब आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी मैं कुछ कर रहा हूँ, आज भी मैं MBA की परीक्षा दे रहा हूँ, अभी मैं MBA कर रहा हूँ। जब मैं नौकरी में आया तब मैं प्लान ग्रेजुएट था, उसके बाद मैं फिर निरंतर अपनी पढ़ाई करता रहा। तो आज मैं लगभग 6 विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और PhD हूँ, अभी साल MBA में कर रहा हूँ। तो शौक़ है, तो वो तो अलग विषय है, चलता रहता है जीवन में। हमने ये भी देखा है मूवी में कि जब आपकी पहली तनख्वाह मिली तो चोरी छुपे पिता के जूते ले आए आप, लेकिन पिता ने स्वीकार नहीं किए। जब पुराने जूते उठा कर दिए तो फिर भी बोलते हैं अकड़ है कि इज्जत से दो। एक्चुअली आप समझिए, हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें जब आदमी को जीवन में जब वो कुछ करता है, मुझे अच्छे से याद है कि मेरी पहली तनख्वाह मुझे 4200 रुपये मिली थी। जब उसको कुछ मिलता है तो वो अपने माता पिता के बारे में, अपने सुधीजनों के बारे में सोचता है कि मैं किसको क्या कर लूँ। तो ये तो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो उसी के अनुरूप जो मैं उस समय मेरा दिमाग चला, उस समय ईश्वर ने मुझे जो बताया वो मैंने किया। एक डायलॉग है उसमें कि पिता का बड़ा महत्व होता है औलाद की ज़िंदगी में। ये बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह इस चीज़ को मानता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पिता की बदौलत हूँ। मतलब मेरे पिता को पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस मेरे में था। अगर वो लिटरली जो फिल्म में बताया गया है कि अगर वो मेरे गाड़ी के पीछे बैठे हैं तो कोई आगे नहीं निकल सकता। दुनिया का कोई पिता होगा, कोई भी पिता होगा, वो ये कहेगा गाड़ी धीरे चला। मेरे पिताजी 75 साल की उम्र में ये बोलते थे, अगर बाइक में मेरे पीछे बैठे तो ये आगे कैसे निकल सकते, आगे निकाल। 75 साल की उम्र में भी ये मुझे बोलते। तो उनका पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस उनको मेरे ऊपर भी था। मुझे अच्छे से याद है 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ ACF में। ACF अच्छा पद था, उस समय मैं फूड में था। ACF सेकंड क्लास पद था, लाल बत्ती गाड़ी, पीली बत्ती गाड़ी थी उस समय उसके पास। 2 साल की ट्रेनिंग थी देहरादून में, उसमें वो फॉरेस्ट में होती है। मेरे पिताजी ने कहा यार रहने दे, छोड़ दे, दूसरी मिल जाएगी, कहाँ 2 साल तुम वहाँ रहेगा, बोले छोड़ दे। आप सोचिए आज की डेट में मुझे कोई बता दीजिए अगर किसी की टीचर की नौकरी लगती तो कोई पता मना नहीं कर, बोले कि पहले ज्वाइन करो, सरकारी नौकरी है, इसके बाद में देखना क्या करना। मेरे बता नहीं, छोड़ दे, दूसरी मिल जाएगी। हम सरकारी नौकरियों की बात करेंगे, लेकिन जो बचपन का जीवन है कितना संघर्षमय रहा? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा एज इट इज़ कोई संघर्ष नहीं रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, संघर्ष मेरे माता पिता का रहा। उन्होंने मुझे जिस परिस्थितियों में पढ़ाया, मेरे बड़े भाई लोग पढ़ नहीं पाए क्योंकि उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ना तो ज़मीन जायदाद थी ना कुछ था। मतलब अगर आदमी मजदूरी करके बड़े भाई लोगों को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन उनने मुझे पढ़ाया, भाइयों ने भी उसमें पूरा सपोर्ट किया। तो संघर्ष उनका है। मैं इतना कहूँगा कि मैंने पढ़ाई में कोई संघर्ष नहीं होता। मैं सभी युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ पढ़ाई में कोई संघर्ष नहीं। लोग सकते हैं यार पढ़ के थक गए, पढ़ाई जितना आसान काम क्या हो सकता है मुझे बताइए आप। तो मैंने जो मुझे लगा कि यार मुझे अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। मैंने पढ़ाई अपनी पूरी ईमानदारी से की। बाकी संघर्ष तो मेरे परिवारजनों का, मेरे माता पिता का संघर्ष है। अब पढ़ाई में अगर आप पढ़ाई को करने को संघर्ष मानते हैं तो अलग बात है। हाँ, नौकरी में आने के बाद मैंने पढ़ाई किया, नौकरी में आने के बाद भी पढ़ाई किया। तो नौकरी के साथ साथ पढ़ने का सामंजस्य स्थापित करना, वहाँ थोड़ी कठिनाई जाती है कि आपको सरकारी काम भी 8 घंटे तो करना ही है और फिर अपना पढ़ना है, फिर परिवार भी देखना है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं डिप्टी कलेक्टर बना उस समय मैं शादीशुदा था, मेरा एक बच्चा भी था, उसके बाद मैं डिप्टी कलेक्टर बना। जब हम पिता की भूमिका की इतनी चर्चा कर रहे हैं तो माता का योगदान भी कम नहीं हो जाता। और हमने मूवी में ये भी देखा है कि जब आपके पिता नहीं रहे, जब आप उनसे लिपट कर रो रहे हैं तो माँ कह रही है कि रोए नहीं, पिता को पसंद नहीं आएगा। हाँ देखिए, माँ का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। माँ सर्वोपरि है। पिता भी जरूरी है लेकिन माँ सर्वोपरि है। हमारे शास्त्रों में राकेश जी, आप अच्छे से चीज़ों को समझते होंगे, लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के ऋणों की व्यवस्था है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, जितने भी ऋण होते हैं सभी प्रकार के ऋणों को उतारने की व्यवस्था लिखी हुई है। आपको शास्त्रों में कहीं भी मातृ ऋण का उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि माता का एक ऋण ऐसा है जिससे आप चुका ही नहीं सकते, उतार ही नहीं सकते। तो माँ दुनिया में सर्वोपरि। मेरी माँ की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पूरा घर उन्होंने बचपन से लेके आज तक, बहुत छोटे में उनका शादी हो गया था, हम 7 भाई बहन हैं, सबको साथ लेके चलना, पूरा दूसरे के खेत में मजदूरी करने से लेके पूरा संघर्ष उन्होंने आज तक किया। आज ईश्वरी कृपा, आज मेरी माँ मेरे साथ हैं। उनका भी योगदान मेरे पिताजी के समतुल्य है, बल्कि उनसे ज़्यादा ही, क्योंकि उन्होंने घर के साथ साथ परिवार को भी पूरा संभाला है।
हम आज आप पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो ठहराव की बात कर रहे थे, हम संकल्प की बात कर रहे थे। एक नौकरी मिली, सपने तो हैं कि कलेक्टर बनना है, लेकिन पहली परीक्षा में बैठे पटवारी की में, पटवारी में सिलेक्शन हुआ, रुक जाते हैं। युवाओं के लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि पटवारी है, ठीक है, आपके सिलेक्शन हो गया है, कोई बुरी नौकरी नहीं है, छोटी है, आप पटवारी बने, लेकिन आगे भी अन्य परीक्षाएं दे सकते हैं, आप भी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। क्या फॉर्मूला क्या देंगे आप? देखिए, बचपन में मैंने कहीं पढ़ा, जब मैं कॉलेज में था, तैयारी कर रहा था, विवेकानंद का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्यों को त्यागना पड़ता है। मैं भी 2003 में नौकरी, 21 साल की उम्र में नौकरी में आ गया था, लेकिन आप क्या सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं, आपकी क्षमताएं आपको पता होती है कि आप क्या सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं, तो उस सर्वोच्च की तरफ आपको अग्रसर होना चाहिए। मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप रुक गए, आपका जीवन में ठहराव आ गया, तो आपका जीवन खत्म है। जीवन अगर आपको बेहतर बनाना है तो आपको गतिशील रहना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ। आज भी जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ नया नया सीखने को मिलता है। देखिए, मैं आज की युवा पीढ़ी से भी कहना चाहूँगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में मुझे लगता है पढ़ना बड़ा आसान काम है। कुछ भी नहीं करना होता, आपको किताब लेनी होती है, पढ़ना, कोई संसाधन भी नहीं लगते उसमें, किताब लेनी होती है, पढ़ना होता है। बड़ी सुंदर बात कही। हाँ, तो पढ़ने में कौन सी मेहनत लग रही, कोई मेहनत नहीं लगती, बताइए ना। आजकल तो आप एसी रूम में बैठिए, पढ़ते रहिए, कौन सा दिमाग ही तो लगाना है। आप बाहर जाके देखिए, मजदूरी करिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कल का भविष्य तो वही होगा ना। बाहर जाके मजदूरी करिए, आपको क्या कितनी तकलीफ होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप रुक गए तो आपके जीवन खत्म हो गए। जीवन गतिशीलता का नाम है, ठहराव का नाम नहीं है, तो चलते रहिए। और डॉक्टर जीवन भी यही कहते हैं। मैं क्या कहता हूँ, ये तो शाश्वत सत्य है। मैंने तो उसको कुछ सीमा तक अपने जीवन में स्वीकार किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए।